वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। और आज हमारी डेट हो गई है 21 दिसंबर और दिसंबर का महीना भी खत्म होने वाला है। और देखते हैं दिसंबर के महीने में क्या चीजें हमसे पूछी जा सकती हैं। बाकी ये देख लो, हमारा पेड ग्रुप है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो कभी भी। जिसको भी बच्चे को पीडीएफ चाहिए वो इसको ज्वाइन कर सकता है। और ये है हमारा टेलीग्राम चैनल जिसपे आपको सारी अपडेट्स मिलेंगी। साथ ही साथ ये है हमारे इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स, इलेक्शन कमिश्नर्स, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, ईयू का एआई एक्ट। ईयू क्या चीज है? यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन संघ। फिर फॉसिल फ्यूल्स, COP28 वाला। उसके बाद 2 क्वेश्चंस करेंगे और एक मेंस का आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। अभी हाल फिलहाल में ये बिल बहुत न्यूज में था कि हमारे भारत के जो निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमिश्नर्स जो होते हैं, उनको कैसे अपॉइंट किया जाए, वो कितने टाइम के लिए रहेंगे, उन सब चीजों के ऊपर 2023 में राज्यसभा में बिल अभी पास हो गया है। और जैसे ही लोकसभा में ये बिल पास होगा, मतलब पॉसिबिलिटी है कि ये लोकसभा में बिल पास हो जाएगा। अभी चल रहा है ना शीतकालीन सत्र, विंटर सेशन, साल भर में 3 सेशन होते हैं, बजट, मॉनसून, विंटर, BMW से याद कर लेना। तो ये तीनों सेशंस में अभी विंटर सेशन चल रहा है नवंबर दिसंबर के टाइम पे। तो इस पूरे बिल में बोला गया है कि भाई जो हमारे इलेक्शन कमीशन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, जो कि सबसे बड़ी पोस्ट होती है इलेक्शन कमीशन में, और 2 होते हैं और अदर कमिश्नर्स, तो इनकी अपॉइंटमेंट किस प्रकार से की जाएगी। ठीक है, पूरे वर्ल्ड की अगर मैं बात करूं तो इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट करने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं। जैसे साउथ अफ्रीका में जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के प्रेसिडेंट होंगे, कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स, जेंडर इक्वालिटी वाले, वो मिलकर के सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, सिलेक्शन कमेटी बैठती है ना। और यूके में जो वहाँ का हाउस ऑफ कॉमन्स है वो सिलेक्ट करता है। यूएस में जो है प्रेसिडेंट और फिर सीनेट मिलके देखते हैं। तो ये है पूरे वर्ल्ड की प्रैक्टिसेस। इसे ही पता है हम क्या कहते हैं? अगर आपका ऑप्शनल है ना, PSIR, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, अगर आप ये यूपीएससी का ऑप्शनल देख रहे हो, पढ़ रहे हो, तो आपको पता होगा ये पूरा हम जो कंपैरिजन करते हैं, ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का पार्ट है, उसमें डिटेल में स्टडी करते हैं सारी चीजें। ठीक है, तो ये हुआ। अब इससे जुड़ा हुआ बिल जो है वो ये कहता है कि एक कमिटी बेस्ड सिलेक्शन नहीं होना चाहिए, कुछ प्रोसेस होना चाहिए इसके अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके ऊपर बोला है कि जितने भी बॉडीज होती हैं, CJI का यहाँ पर एक मतलब जितनी भी CBI है, इलेक्शन कमीशन है, ये सारी बॉडीज में CJI का रोल एक इम्पॉर्टेंट होना चाहिए। मतलब इन सब में जुडिशरी का एक पावर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर काफी बड़ी न्यूज में चल रही है। अब इसके अंदर जो है एक अनएनिमस डिसीजन देने की प्रक्रिया है। और अगर मैं इलेक्शन कमीशन की बात करूं, जो हमारा चुनाव आयोग है, वो 25 जनवरी 1950 में बनके तैयार हुआ था, जिसके पहले जो चेयरमैन बने थे वो सुकुमार सेन के रूप में बने थे, जिनका काम होता है इलेक्शंस को कंडक्ट कराना। इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। ठीक है, IAS ऑफिसर्स ही होते हैं या IRS ऑफिसर्स होते हैं रिटायर्ड, जो कि यहाँ पे आते हैं। इनका जो टर्म होता है, कार्यकाल होता है, वो 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। 6 वर्ष क्या हो गया, वही वाला, ये 6 साल कंप्लीट करेंगे। 65 हो गया कि भाई उनका पूरा एक रिटायरमेंट एज हो गई, 65 वाली। ठीक है, ये हमारी जो चुनाव आयोग है वो सारे इलेक्शंस करा सकती है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, MPs, MLAs। बस एक की बात का याद रखना, ये पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शंस नहीं कराती। इसके लिए अलग से आर्टिकल 243 के बनाया गया है, जो अलग से इलेक्शंस कंडक्ट कराता है पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के। अब होता क्या था कि जो है प्रेसिडेंट ही चूज करते थे। 1989 में ये सिंगल मेंबर बॉडी हुआ करती थी, मतलब एक केवल सिर्फ चीफ इलेक्शन होगा, उसके बाद उनके अंडर उनका स्टाफ होगा। लेकिन 1989 के बाद जब से ये वोटिंग एज वाला सिस्टम आया था, वोटिंग एज को जो है वो 21 से उठा के 18 साल कर दिया गया था, याद है ना, राजीव गांधी के समय। तो तब से जो है हमारी ये बॉडी जो है वो 2 और इलेक्शन कमिश्नर्स इसमें ऐड हो गई है।
अब सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के हिसाब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर्स जो है वो प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं, लेकिन 3 मेंबर की सिलेक्शन कमेटी बैठती है। सिलेक्शन कमेटी के हेड होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, ऑपोजिशन के लीडर लोकसभा वाले और सीजे। ये तीनों के रिकमेंडेशन पर प्रेसिडेंट चूज करते हैं कि हमें किस पर्सन को जो है यहाँ पर बनाना है। क्या बनाना है हमें उन्हें? इलेक्शन कमिश्नर या उनकी 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स। ठीक है, तो ये है, इसके ऊपर काफी बड़ी चर्चाएं चल रही हैं और ये वाला टॉपिक मैं कई बार पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, क्योंकि ये चर्चाओं का टॉपिक हमेशा ही कभी ना कभी कैसे ना कैसे न्यूज में रहता ही है, हमेशा ही न्यूज में होता है। ठीक है, तो इसको भी जरा आप सभी लोग अपने नोट्स में सारा कुछ लिख करके तैयारी कर लो इसकी, क्योंकि नोट्स में लिखे होंगी चीजें तो आपको याद भी रहेगा और एग्जाम में भी पूछा जाता है जब कुछ भी, तो दिमाग में रहता है कि हाँ हमने ऐसा कुछ लिखा था। क्योंकि अक्सर यही होता है कि हम लोग भूल जाते हैं क्या लिखा था क्या है। तो अगर आप लिख लेंगे ना इसको तो आपको लंबे समय के लिए याद रहेंगी चीजें। बस एक वही बात है कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए लर्न होनी चीजें शुरू हो जाएंगी। ठीक है, अगला 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, यही बात चल रही है कि भाई ये क्या है 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। एक व्यक्ति की एक वोट और एक वैल्यू होनी चाहिए, तो ये डिबेट भी है। अब देख लेते हैं इसको। 1 पर्सन 1 वोट, एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको समझाते हैं। देखो यार, हुआ ये है कि 1971 से लेके 2011 तक राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, गुजरात, इन सब की जो जनसंख्या है वो 125% से ज्यादा इंक्रीज हुई है। जबकि केरल, तमिलनाडु, गोवा, उड़ीसा, इन्होंने जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट रखा, अपना पॉपुलेशन कंट्रोल रखा, तो 100% से भी कम वृद्धि हुई है। तो यूपी और एमपी की जो अगर एवरेज हम निकाले, वोट की वैल्यू निकाले दोनों की, तो 25.3 लाख पीपल है। जबकि तमिलनाडु जो है वो, और तमिलनाडु के एमपी की जो एक वोट वैल्यू है वो 18.4 लाख है। तो ये काफी ज्यादा कम है एक तरीके से वैल्यू। तो ये जो है ना, एक तरीके से 1 वोट 1 वैल्यू रखेंगे तो समस्या इसमें आ जाएगी। डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो इस पे काफी बात कर चुके हैं। इक्वालिटी है, पॉलिटिकल इक्वालिटी है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, लेकिन जो हमारी पॉपुलेशन का एक फंडा है, हमारी पॉपुलेशन जो है वो यहाँ पर इस तरीके से रहती है, डिफरेंस डिफरेंस में है, तो वही एक प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट करती है। लिबरल डेमोक्रेसी तो है, लेकिन इस तरीके का प्रॉब्लम है हमारे इंडिया में, जिसकी वजह से सबसे बड़ी समस्याएं झेलनी पड़ती है। ठीक है, तो यही चीज है, पॉपुलेशन ग्रोथ डिस्पैरिटीज कह सकते हैं इसको हम। इसमें वही है, तरीके बताए गए हैं, क्रैकिंग करके, स्टैकिंग करके, पैकिंग करके हम लोग इन चीजों को दूर कर सकते हैं, लेकिन ये पॉसिबल होगा नहीं। ये सब चीजें करके भी हम लोग इसको पॉसिबल बना नहीं पाएंगे। माइनॉरिटीज पे इसका काफी बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। डिफरेंट डिफरेंट कमिटीज ने यहाँ पर इसके ऊपर बोला भी था कि जो सीट्स रिजर्व्ड है शेड्यूल कास्ट के लिए, डिलिमिटेशन कमीशन काम करती है ना, ये सारा देखती है कहाँ पे कितनी किसकी पॉपुलेशन रहती है, सेंसस के बाद बनाई जाती है इसको। तो मुस्लिम्स की जो पॉपुलेशन है वो 50% से ज्यादा शेड्यूल कास्ट से भी ज्यादा देखने को मिल रही है। ठीक है, तो शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन ज्यादा है, मुस्लिम पॉपुलेशन उनके हिसाब से लो है, कई जगह पे ऐसा भी है, तो उनको अनरिजर्व डिक्लेयर कर दोगे। तो ये जो प्रॉब्लम्स आ रही है इसको सॉल्व करने के लिए एक अलग से बनाई जाती है डिलिमिटेशन कमीशन, जो कि इन सभी प्रॉब्लम्स का हल निकालती है, सदर्न स्टेट्स की प्रोटेक्शन को चेक करती है। ठीक है, अभी अभी तो फिलहाल कोई डिलिमिटेशन कमीशन है नहीं, क्योंकि अभी जरूरत नहीं है। अभी जब हो गए इलेक्शन, ये वाले जो सेंसस होगा तब यहाँ पे डिसाइड किया जाए। ठीक है भाई, तो ये एक छोटा सा आर्टिकल था। बाकी इसके अंदर डिटेल में और भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी ये वाला आर्टिकल इतना ही आपको लर्न करना है। यूरोपियन यूनियन का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक्ट। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको पता ही है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। आप जो है इंसानों की तरह सोचने की कैपेसिटी रखता है। ये भी हमें देखने को मिला कि एआई यहाँ पर फेल भी हुआ है और मिसयूज भी हुआ है। मिसयूज का तो मतलब आप समझते ही हैं कि उसका गलत तरीके से कितना इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर एआई को जो है रेगुलेट करने की जरूरत है। भारत में तो अभी हाल फिलहाल में एआई का कोई अलग से बनाया नहीं गया है रूल, लेकिन ग्लोबली ईयू एयू ईयू जैसी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि सबसे बड़े रीजन में काम कर रही है, उन्होंने यहाँ पर अपने
तरीके से बनाने की कोशिश करी है। एआई एक्ट यहाँ पर, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप किया जा सके और इनोवेशन और कॉम्पिटिटिवनेस को ध्यान में रखते हुए एनकरेजिंग किया जा सके, एक अप्रोच फाइनलाइज की जा सके। और इसमें जो है कोई भी इंसिडेंट हुआ है किसी भी व्यक्ति के साथ तो वो यहाँ पर रिपोर्ट भी कर सकता है। ठीक है, वो पूरा इसको ईयू की मेंबर स्टेट्स इस पूरे को लागू करेंगी, डिफरेंट डिफरेंट छोटी छोटी कंपनीज और स्टार्टअप्स मिल करके इसको पूरा लागू करेंगे। एआई का ऑफिस बनाया जाएगा, एआई का बोर्ड बनाया जाएगा, और अलग से अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कुछ गलत कर लिया है इसमें, ठीक है, और ईयू के स्टैंडर्ड्स एआई एक्ट के साथ से कोई बिजनेस ग्रुप नहीं मानता है तो उस पर 8 मिलियन से लेकर के 38 मिलियन डॉलर तक का फाइन लगाया जाएगा। डिपेंड करता है कि उसने किस प्रकार का काम किया है। अगर वो मान लीजिए कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन फैलाता है तो उस कंपनी का एनुअल टर्नओवर का 1.5% से लेके 3% तक उस पे जो है वो जुर्माना लगाया जाएगा। तो ये है कुछ कंसर्न्स ईयू के ऊपर। ठीक है, तो ईयू को रेगुलेट, एआई को रेगुलेट करना आज की जिम्मेदारी है, आज की जितने भी कंट्रीज हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है। इवन इंडिया को भी इसके ऊपर कुछ ना कुछ जो है वो एक लगाना चाहिए, एक तरीके से एक जो है ना रेगुलेशन के पॉइंट्स होते हैं वो यहाँ पे करना चाहिए। तो इस तरीके से आपको एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक्ट 2021 में प्रपोज हो गया था, लेकिन अभी अप्रूव नहीं हुआ था। अप्रूव अब जाके हुआ है, लैंडमार्क एक तरीके से है ये। ठीक है भाई, अगला आर्टिकल है फेसिंग आउट द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। मतलब कि जीवाश्म ईंधन के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की बात जो है COP28, जो कि अभी दुबई UAE में किया गया है, वहां पर यही बोला गया है। क्या फॉलो अप की गई है वहां पे? दुबई डेक्लरेशन। और उस दुबई डेक्लरेशन में फॉसिल फ्यूल के इस्तेमाल की बात की गई है कि उनको बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना होगा, इक्विटेबल तरीके से। 2050 तक नेट जीरो एमिशंस को हमें हासिल करना है। नेट जीरो का मतलब क्या होता है? बिल्कुल खत्म कर देना है। तो दुबई कंसेंसस या दुबई डिक्लेरेशन फॉलो की गई है ताकि हम लोग जो है ग्लोबल वार्मिंग से अपने आप को बचा सके। कोयला, ऑयल, नेचुरल गैस, ये सबसे बड़े ग्रीन हाउस गैसेस के हमारे कंट्रीब्यूटर हैं। 3/4 जो है वो इन्हीं से ही जाती है। 90% CO2 एमिशन यहाँ से होता है। तो अभी जो ये 2021 में हुआ था वहां पर भी ये बोला गया था, ग्लासगो स्कॉटलैंड में जो हुआ था वहां पे भी इसके ऊपर बातें की गई थी। तो फेजिंग डाउन एंड फेस आउट दोनों यहाँ पर यही बोला जाता है कि इनका यूज जो है वो एंड होना चाहिए। लेकिन हाँ, फेस आउट और फेस डाउन वर्ड यूज किया है, इसका मतलब कि हमें इस ईयर नहीं बताया कि 2030 तक, 2050 तक। बस ये है कि बता दिया कि हमें इसका यूज कम करना है, रिड्यूस करना है। बहुत सी कंट्रीज हैं जैसे कि आपको पता है इंडिया, चाइना, इन्होंने कोयले को इस्तेमाल करने के लिए जो है विरोध ही किया है हमेशा से। उनका ये कहना है कि भाई अपने लोगों को गरीबी से बाहर निकालने और उनको ऊर्जा प्रदान करने के लिए कोयले की हमें तो बेहद जरूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ पे गरीबी बहुत ज्यादा है। चाइना के पास यहाँ पर कोयला और गैस दोनों ही ज्यादा है। इंडिया जो है अब यहाँ पर अच्छा खासा कोयला यहाँ पे मिलता है। जो हमारी कोयले की पूरी बेल्ट है वो कहाँ पे है? झारखंड, उड़ीसा, MP, सबसे ज्यादा झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में आपको मिलेंगी कोयले की बेल्ट। ठीक है, तो भारत ने अभी भी आयात करना जारी रखा हुआ, क्योंकि हमारे देश में तेल और गैस के भंडार अत्यंत सीमित है। ठीक है, वो ज्यादा नहीं है लेकिन कोयला ज्यादा है, जबकि चाइना में दोनों चीजें ज्यादा है। तो इस तरीके से है। और यूएसए में भी, जहाँ पे 1/5 रिक्वायरमेंट उनकी कोयले से ही मीट होती है। ठीक है, वो हमेशा यही बोलते हैं कि हाँ हम कोयले का यहाँ पर यूज कम करेंगे, कम करेंगे, क्योंकि वो यहाँ पर ऑयल और गैस के ऊपर डिपेंडेंट है, इसलिए वो कर सकते हैं वहां पर, हमारे यहाँ पे नहीं है। तो चैलेंजेस हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा यही है कि लोग, और भारत में मिलता ही सबसे ज्यादा कोयला है। ठीक है, तो इस तरीके से है। क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स के विपरीत अगर हम बात करें कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, वहां से मांग इतनी आसानी से पूरी नहीं की जा सकती है, और इतना ही बड़ा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है कि हम इन रिसोर्सेज को अभी स्टोर करके रख सके। तो इस वजह से ये है चीजें। हमने काफी सारे प्लान्स भी बनाए हैं। मीथेन गैस के ऊपर भी काफी बात की है, वो भी बोला गया है कि एक बहुत ही पावरफुल ग्रीन हाउस गैस है और वो हीट को ज्यादा एब्जॉर्ब करती है। नेचुरल गैस में COP27 समिट जो इजिप्ट में हुआ था वहां पर भी 150 से ज्यादा कंट्रीज ने ग्लोबल मीथेन प्लेज लेकर के ये बोला था कि 30% जो है 2020 के लेवल्स को हम और ज्यादा कम करना शुरू करेंगे। चाइना और यूएसए ने भी किया था, पर वही उन्होंने अभी तक मीथेन के ऊपर कंट्रोल करने में कुछ भी नहीं किया है। इंडिया ने भी मीथेन के ऊपर यहाँ पर बोला था कि हम लोग यहाँ पे करेंगे। मीथेन हमारी सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर के वेस्ट से निकल के आती है, तो वहां से भी हम लोगों ने प्लान्स यहाँ पर निकाले हैं कि कैसे कंट्रोल करें।
समझे भाई? पूरा आर्टिकल क्लियर हुआ आप लोगों को? मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया आपको, ये चीज दिमाग में रखिएगा। और COP 28 पे अलग से आपको आज या कल में एक शॉर्ट्स मिलेगी जिसमें COP 28 से जुड़ी हुई सारी इंफॉर्मेशन होगी डिटेल में, जो कि आपको पता होनी चाहिए कि COP 28 में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हमारे एग्जाम में पूछी जा सकती है। सारा कुछ डिटेल में कवर अप करेंगे। क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। हीलियोपोलिस मेमोरियल इन इजिप्ट, ये असल में क्या है हीलियोपोलिस? यहाँ पे जब मोदी जी गए थे विजिट पे, हमारे प्रधानमंत्री, तब वो इस जगह पे जो है विजिट करके आते हैं। हीलियोपोलिस मेमोरियल इजिप्ट का वो यहाँ पर विजिट करने गए थे, तो हमारे लिए ये पता होना चाहिए ये हमारे उन इंडियन सोल्जर्स की याद में बनाया गया जो World War I में शहीद हुए। ठीक है, जिन्होंने इजिप्ट और फलस्तीन में होने वाले ऑपरेशंस में हमारा साथ दिया था। तो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो हीलियोपोलिस मेमोरियल में कहाँ पे है? इजिप्ट में। इजिप्ट में कहाँ पे? इजिप्ट की कैपिटल कैरो, वहां पे गए थे और विजिट करके आए थे। और वहां पर एक ग्रेव भी है। ग्रेव का मतलब क्या होता है? एक उनका जहाँ पे उनको दफनाया गया था वो भी है, जहाँ पर World War II में जिनकी डेथ हुई थी। तो इस तरीके से हमारे बहुत से सोल्जर्स जिनकी World War I और World War II में डेथ हुई थी, वहां पर उनके नाम लिखे गए हैं अलग अलग। यहाँ पर उनको जिनको अवार्ड दिए गए हैं उनके भी नाम लिखे गए हैं। ठीक है, असल में इसका नाम था ओरिजिनली पोर्ट ट्यूफिक। ठीक है, बाद में इसका नाम हीलियोपोलिस कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव सेमेट्री रख दिया गया था। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला एक क्वेश्चन है, ये भी हमें पता होना चाहिए। वैसे मैंने पहले इसके बारे में काफी कुछ कवर करवा दिया है। हीलियोपोलिस मेमोरियल इजिप्ट मेमोरी है इंडियन सोल्जर्स की, जो कि World War I के समय जिनकी मृत्यु हो गई थी। करीब करीब 3727 सोल्जर्स थे। स्टेटमेंट 2 भी है जिसमें अलग अलग रेजिमेंट्स के नाम लिखे हुए हैं। रिसालदार बदलू सिंह का नाम लिखा हुआ है, जिनको विक्टोरिया क्रॉस भी दिया गया था आगे चल के। और ओरिजिनल जो पोर्ट था वो 1967 में डिस्ट्रॉय हो गया था, और उसके बाद इसमें न्यू मेमोरियल हेलियोपोलिस के नाम से हुआ था, लेकिन वो 1980 में हुआ था। उस ऑप्शन में 1990 था। मैं आपको ये एक सजेशन दूंगी कि ये वाला पूरा जो लिखवाया है ना, इसको नोट कर लो। ये बहुत जरूरी है। इस पूरे को नोट करो अच्छे से, क्योंकि इससे क्वेश्चन आएगा, पक्का आएगा। ये वाला किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, फिर आता है लियाकत नेहरू पैक्ट। लियाकत अली खान और हमारे जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे। तो ये जो है, क्यों लियाकत और नेहरू पैक्ट हुआ था? इसका दूसरा नाम है दिल्ली पैक्ट, क्योंकि दिल्ली में ये पैक्ट किया गया था। इसमें ये बोला गया था कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पार्टीशन के समय जितने भी यहाँ पर माइनॉरिटीज हैं, माइनॉरिटीज हैं, रेफ्यूजीज हैं, जिनकी प्रॉपर्टी यहाँ पे है, वहां पे है, जिनकी विमेन जो इधर से उधर डिस्प्लेस हो गई हैं जबरदस्ती, जिसको धर्म परिवर्तन कराया गया है, उन सब के लिए यहाँ पर वापस आने का मौका था, अपने अपने देशों में वापस आना था। ठीक है, ये 2 अप्रैल 1950 को साइन करवाया गया था लियाकत अली खान और नेहरू जी के बीच में। ठीक है, दोनों ने कंट्रीज ने साइन करा था इसको। जवाहरलाल नेहरू उस समय भारत के राष्ट्र प्रधानमंत्री थे, और लियाकत अली खान उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे। और हिंदी, इंग्लिश और उर्दू में इसको साइन किया गया था। और 6 दिन इनकी बातें हुई थी, तब जाकर के ये फाइनली इस चीज को डिसाइड किया गया था। तो ये थी एक ट्रीटी जो कि आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें सारी स्टेटमेंट्स ठीक लिखी हैं। फर्स्ट तो आपने अच्छे से पढ़ी ली होगी। ठीक है, लियाकत नेहरू अग्रीमेंट पोस्ट पार्टीशन अग्रीमेंट था, जिसमें जो भी दोनों कंट्रीज में लोगों के साथ गलत बर्ताव हुआ है, उसमें उनको, वो लोगों को वापस आने का मौका दिया जा रहा था। ठीक है, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसी चक्कर में जो है अपना डिसएग्रीमेंट रखते हुए रेजिग्नेशन दे दिया था। इन्होंने बोला था कि भाई यहाँ पर ये जो पूरा एक अग्रीमेंट है, ये हिंदू रेसिडेंट्स जो हैं ईस्ट बंगाल के, वो पाकिस्तान के अगेंस्ट यहाँ पे चले जाएंगे। और ये इसके भी अगेंस्ट थे कि जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस क्यों दिया जा रहा है, वो भी तो भारत का ही एक हिस्सा है, उसको स्पेशल स्टेटस देने की क्या जरूरत है। तो लियाकत और ये पैक्ट, इसमें ये सब बताया गया था। इसमें जो आज का मैंने क्वेश्चन रखा है ना, वो भी ऐसे ही दिया है, क्योंकि ये जो है हमारे, जो हमारा GS1 है उसमें आ सकता है इस पे क्वेश्चन, इस पैक्ट के बारे में। तो इम्पैक्ट भी आपको पता होना चाहिए। पहले तो आप इसमें लिखोगे कि ये था क्या,
दिस पैक्ट रिकॉग्नाइज्ड रिलीजियस और एथनिक माइनॉरिटीज के राइट्स को आइडेंटिफाई करता है, जिसमें सिक्योरिटी देते हैं दोनों एक दूसरे की कंट्री को, इक्वालिटी देते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं माइनॉरिटीज की, उनके राइट्स की करते हैं। लेकिन वही है कि क्रिटिकली एनालाइज करना है ना, तो इसमें आपको इसका क्रिटिसिज्म भी बताना पड़ेगा, इसमें आलोचना भी बतानी पड़ेगी कि ये अच्छे से इम्प्लीमेंट हुआ ही नहीं था, ये केवल सिर्फ कहने को इम्प्लीमेंट हुआ था, इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं थी और स्कोप बहुत कम था। ठीक है, इसमें कंसल्टेशन नहीं थी, इसमें सारे लोगों से बात नहीं की गई थी, सेफगार्ड सही से नहीं किया गया था। और इसमें ऐसा बोला जाता है कि बस ये एक अपनी इंटरनेशनल इमेज इम्प्रूव करने के लिए बनाया गया था, कि अब हमारी एक अच्छी इमेज बन जाएगी पूरे वर्ल्ड में। आगे पूछ रहा है कि भाई श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसके अपोजिशन में क्यों थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पहली बात तो सिर्फ और सिर्फ इंडिया यूनाइटेड रहे, इंडिया और पाकिस्तान एक ही रहे, पार्टीशन ना हो इसके फेवर में थे। लेकिन जब पता चलेगा कि पार्टीशन तो होगा ही होगा, वो इनएविटेबल है। इनएविटेबल का मतलब कि बिल्कुल होगा ही होगा। तो इन्होंने बोला कि भाई क्या करो, वेस्ट बंगाल तो बना ही रहे हो ना, वेस्ट बंगाल तो बना ही हुआ है, तो इसमें हिंदू बंगाली को इंक्लूड करो, मुस्लिम बंगाली को मत रखो। ठीक है, तो इसमें वो चीजों वो अग्री नहीं कर रहे थे इसके ऊपर। इन्होंने बोला कि भाई पार्टीशन का फायदा क्या, अगर आप यहाँ पर सबको लियाकत अली और नेहरू जो अपना पैक्ट बना रहे हैं, तो पार्टीशन का फायदा क्या है, मुस्लिम वापस यहाँ आ जाएंगे तो क्या फायदा उस चीज का यहाँ पर। तो इन्होंने बोला कि भाई आप इस तरीके से नहीं कर सकते, आप ईस्ट बंगाल में हम हिंदू को नहीं छोड़ेंगे, हम यहाँ पर वापस अपने हिंदुओं को वेस्ट बंगाल में लेके आएंगे। एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट अगर दोनों देशों में होता तो बहुत अच्छे से रहता। इन्होंने ये बोला कि भाई सीधी सी बात है, आप जो है हिंदुओं को जो है वेस्ट बंगाल में रखो, और बाकी जो मुस्लिम्स हैं उनको आप ईस्ट बंगाल मतलब कि आज के समय का बांग्लादेश में पुश करो। तब एक पार्टीशन आप कहोगे कि सही हुआ है और एक सही तरीके से चीजों को सेटल डाउन किया। ये इन्होंने बोला था, समझ गए बात को। तो आपको इसी बात को अपना एक्सप्लेन करते हुए समझानी है पूरी स्टोरीज। क्लियर हुआ भाई आपको यहाँ तक? आई होप सब लोगों को आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। और मेरी आपसे एक ही गुजारिश है कि आपको अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए कि आपको लेक्चर में क्या चीजें समझ में आ गई और क्या चीज समझ में नहीं आई। बस इतना ही आपको लेक्चर में बताना है मुझे। समझ गए भाई सब लोग? तो ओवर करते हैं फिर क्लास को। आई होप सब लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।